हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्ट भारतीय संविधान अधिनियम 1872 डिस्कस करेंगे। तो चूंकि सबसे पहले सेक्शन होता है अधिनियम का संक्षिप्त नाम, तो इसका संक्षिप्त नाम है भारतीय संविधान अधिनियम 1872। दूसरी चीज़ होती कब इन्फोर्स हुआ, तो ये इन्फोर्स हुआ 1 सितंबर 1872। 1 सितंबर 1872 को इन्फोर्स हुआ, परिवर्तित हुआ। और ये कोई अपवाद नहीं, पूरे भारत में लागू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम दूसरे सेक्शन पे पहुंचते हैं जहां डिफिनेशंस हैं। डिफिनेशंस बहुत छोटी छोटी लिखी हुई हैं, जैसे दो काम है प्रस्थापना। प्रस्थापना को समझ लें कि एक व्यक्ति जो होता है किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि वो उस प्रवृत्ति की अनुमति अभिप्राप्त कर ले, तो ये कहा जाता है कि उसने प्रस्थापना की। मतलब किसी की रजामंदी पाने के लिए अपनी बात रखता है, अगर वो हाँ कर देता है तो हाँ करे, ऐसा उसका इंटेंशन होता है, ये कहलाता है प्रस्थापना। दूसरी चीज होती है दो खाम है वचन। प्रस्थापना जब प्रतिगृहित कर ली जाती है, एक्सेप्ट कर ली जाती है जिससे वो प्रस्थापना की गई है, तो ये वचन बन जाता है। और फिर तीसरी चीज होती है दो गाम है वचन दाता और वचन ग्रहीता। जो प्रस्थापना करता है वो वचन दाता होता है, जो प्रस्थापना प्रतिग्रहित करता है वो वचन ग्रहीता होता है, ध्यान रखिएगा। फिर आता है 2D या दो घा प्रतिफल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। प्रतिफल दो घा में परिभाषित है। ये क्या होता है, वचन दाता की वांछा पर वचन ग्रहीता या कोई अन्य कुछ कर चुका है, करने में विरत रहा है या करने से प्रवृत्ति रखता है, तो ये वचन के संदर्भ में कुछ करना, करने के लिए वचनबद्ध होना या करने के लिए तैयार होना, रजामंद होना है, ये सब कहलाता है प्रतिफल। फिर आ जाइए आप 2E। 2E में करार है। 2E यहाँ पर है, छोटा है, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। 2E में करार है। करार का मतलब होता है हर एक वचन और वचनों का हर एक संवर्ग दो जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो। हर वो वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है वो करार है। फिर आ जाइए 2G में। 2G में बताया गया है शून्य करार क्या है। शून्य करार वो होते हैं जो शून्य 2G में शून्य करार वो है जो विधिता परिवर्तनीय नहीं है, जिनको लॉ के अकॉर्डिंग परिवर्तित नहीं किया जाता, इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, वो शून्य करार है। 2H में संविदा है। संविदा वो करार है जो विधि द्वारा परिवर्तनीय है, पूछा जाता है कहाँ है, 2H में है संविदा। एक और डेफिनेशन 2I, इसमें है शून्य करणीय। शून्य करणीय संविदा। ये संविदा वो संविदा है जो एक पक्षकार के संदर्भ में तो परिवर्तित होने लायक होती है, दूसरे के नहीं होती, ये कहलाती है शून्यकरणीय। आगे एक और बताया गया है जब संविदा परिवर्तनीय नहीं रह जाती है तो शून्य हो जाती है, ऐसा बताया गया है 2J में। अब आप आ जाइए सेक्शन 3 पे, प्रस्थापनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसंहरण। प्रस्तावनाओं की संसूचना का मतलब होता है कि आप प्रस्तावना को किसी से सूचित करने का आशय रखते हैं या ऐसा कार्य करने का अपना इंटेंशन है आपका, तो इसको कहते हैं संसूचना। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता तो इसको कहते हैं प्रतिग्रहण, और अगर वो मना कर देता तो इसको कहते हैं प्रतिसंहरण। चौथे सेक्शन में संसूचना कब संपूर्ण हो जाती है बताया गया है, तो जब से आप संसूचना कर रहे हैं उसके ज्ञान में आ जाए तो ये संसूचना पूर्ण हो जाएगी। और अगर वो प्रतिग्रहण कर रहा है तो वो उसके मतलब सापेक्ष ऐसा कोई कार्य कर दे कि वो प्रतिग्रहिता की शक्ति से बाहर हो जाए, तो वो प्रतिग्रहण की संसूचना हो जाएगी। और प्रतिग्रहिता के विरुद्ध ये तब संपूर्ण हो जाती है जब वो प्रास्थापक के ज्ञान में आ जाती है। ऐसे ही प्रतिसरण की संसूचना है जब वो उसके अनुसरण में कुछ कर दे या फिर वो फिर दूसरे पक्ष के संज्ञान में आ जाए, तो वो कहलाता है सूचना कब संपूर्ण हो जाती है। इसका हम बहुत डिस्क्रिप्शन पढ़ाएंगे आपको, अभी सिर्फ आपको ये याद रखना कि कौन सी चीज़ कौन से सेक्शन में है। फिर आप आ जाइए सेक्शन 5 में। सेक्शन 5 क्या कह रहा है आपका, कहाँ गया सेक्शन 5, प्रस्थापनाओं और प्रतिग्रहणों का प्रतिसरण। मतलब प्रस्थापनाओं और प्रतिग्रहणों को कब आप मना कर सकते हैं।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर छठा सेक्शन इंपॉर्टेंट है। प्रतिसरण कैसे किया जाएगा, प्रतिसरण संहरण कैसे किया जाएगा, मना कैसे करोगे। तो या तो प्रस्थापक को आप बता दीजिए कि हाँ ये अब हम आगे नहीं चलना है, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं, प्रस्तावना आगे हम जारी नहीं रख, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट अभी वर्ड नहीं आ सकता, प्रस्तावना आगे नहीं रहेगी। प्रस्तावक दूसरे प्रतिसरण को सूचना दे दे। दूसरी चीज, प्रस्तावना में उसके प्रतिग्रहण के लिए विहित समय बीत जाए, अगर जो उस समय की जो टाइम लिमिट थी, टाइम लिमिट निकल गई तो वो प्रतिसरण हो जाएगा उसका। तीसरी चीज है, कोई शर्त ऐसी लगाई हो और वो शर्त आप नहीं मान रहे हैं तो प्रतिसरण हो जाएगा। सेक्शन 7 में आ जाइए। 7 कहता है कि प्रतिग्रहण आत्यंतिक होना ही चाहिए, मतलब इसमें कोई आप पहला पॉइंट क्या गया है, अविशेषित होना चाहिए, मतलब कोई शर्त नहीं लगाएंगे। दूसरा पॉइंट बताया गया है कि प्रायिक या युक्त रूप से आपने उसको अभिव्यक्त कर दिया हो कि हम तैयार हैं, तभी आपका प्रतिग्रहण माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। फिर आप आ जाइए सेक्शन नंबर 10 पे। कौन से करार संविदाएं, छोटा लिखा हुआ है, कौन से करार संविदाएं हैं। तो सारे करार संविदाएं हैं, अगर वो संविदा करने के सक्षम पक्षकारों द्वारा किए गए हैं, उनकी स्वतंत्र सम्मति से किए गए हैं, और जो विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए किए गए हैं और किसी विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए किए गए हैं, ये सारे के सारे करार जो हैं वो संविदाएं हैं। ये लिखित भी हो सकते हैं, अभिव्यक्त हो सकते हैं, तमाम तरह की इसमें कंडीशंस हैं। उसके बाद आ जाइए आप सेक्शन नंबर 10 के बाद 11, संविदा करने के लिए कौन सक्षम है। सक्षम के लिए दो ही चीजें होना चाहिए, प्राप्त वय मतलब वो मेजर हो, वयस्क हो, और स्वचित्त हो, साउंड माइंड का हो, ये दो शर्तें हैं। 12 एक छोटा सा सेक्शन में जिसमें बताया गया है कि स्वचित्त कब होता है, मतलब तो इसमें ये बताया गया कि आदमी कोई बिल्कुल ही पागल है मगर कभी कभार वो बातें अच्छी खासी कर रहा है, तो जिस वक्त वो अच्छी बात कर रहा है, बात को समझ रहा है, उस वक्त वो सक्षम होगा संविदा करने के लिए। सेक्शन 13, सम्मति की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। सम्मति कहते हैं यदि दो या अधिक लोग एक ही बात पर एक ही भाव में सहमत हो गए हो, वो सम्मति कहलाएगी, जरूर ध्यान रखें। अब 14 में बताया गया स्वतंत्र सम्मति की परिभाषा। स्वतंत्र सम्मति अभी हम बताएंगे कि सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग प्रीपीड़न ना हो, 16 के अकॉर्डिंग असमय असर से कारित ना की गई हो, 17 में कपट के द्वारा ना की गई हो, 18 में, तब ये सेक्शन के नाम है, दुरुपदेशन के द्वारा ना कारित की गई हो, और 20, 21, 22 के अकॉर्डिंग ना हो, तो ये स्वतंत्र सम्मति कहलाएगी। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 15, प्रीपीड़न क्या होता है एग्जैक्टली, पूछा गया प्रीपीड़न कहाँ परिभाषित है। तो प्रीपीड़न मीन्स होता है धमकी देके कोई ऐसा काम करा लेना जिसको विधि द्वारा वो निषिद्ध है, मना किया गया है, मगर आप धमकी से किसी से या कोई ऐसा करके आप चालाक, मतलब धमकी ही शब्द बेहतर है, आप करा लेते हैं कोई काम, तो वो कहलाता है प्रीपीड़न। 16 में असमय असर की परिभाषा, एक पक्षकार जो होता है दूसरे पे अधिशासित करने की स्थिति, मतलब एक पक्षकार दूसरे को रोटेट कर रहा होता है, चला रहा होता है, इसको कहते हैं असमय असर। जैसे बच्चे के गार्जियन है या कोई पागल आदमी की जो संपदा है उसका देख रेख करने वाला है, तो ये कहलाती है असमयक। और वो आदमी जो संरक्षक है या जिसकी कस्टडी में है, वो कोई धोखेबाजी करे, उसको कहते हैं असमयक असर। इसमें अगर कोई दो बातें बताई गई हैं, दृश्यमान प्राधिकार रखता हो या अस्थायी रूप से विक्षिप्त या स्थायी रूप से मानसिक रूप से कोई पीड़ित है, तो ये दो कंडीशन में वो असमयक असर से की गई संविदा मानी जाएगी। और प्रश्न उठता है कि वो आदमी जो प्राधिकार रखता है वो कहता है नहीं असमयक असर से पीड़ित वो उसके द्वारा ही संविदा नहीं की गई है, तो अधिशासित व्यक्ति गार्जियन को ही साबित करना होगा यह असमयक असर से संविदा नहीं की गई थी। 15 में कपट है। कपट एग्जैक्टली क्या होता है, कोई ऐसा कार्य होता है जो
पक्षकार या अभिकर्ता कोई प्रवंचना करे, प्रवंचना क्या होता है, फायदा प्राप्त करने के लिए सच को छुपाना, कोई ऐसा काम करें या जो बात सत्य नहीं है उसको सत्य के रूप में बताएं, या दूसरा तथ्य को छुपा ले, या वचन पालन करने का उनका इंटेंशन नहीं है ऐसा कोई वचन दे, या प्रवंचना करने का कोई और कार्य, या पांचवें में कहा गया कोई भी कपटपूर्ण कार्य जो विधि में कपटपूर्ण घोषित किया गया हो, वो सारे कार्य इस सेक्शन में आएंगे। दुरुपदेशन, दुरुपदेशन होता है मिस रिप्रेजेंटेशन, कि किसी बात को पक्का हमें पता नहीं है मगर हम बिल्कुल गारंटी लिए पड़े, निश्चायक प्रख्यान जिसके बारे में वो आदमी नहीं जानता, वो इतना जानता हाँ सही है मगर उसका 100% वो श्योर नहीं है कि सही है, फिर भी वो डेढ़ टांग की हाँके हुए है, तो ये कहलाता है दुरुपदेशन। या दूसरी बात कोई कर्तव्य भंग जिसमें प्रवंचना ना हो, प्रवंचना हो जाएगी तो कपट हो जाएगा, प्रवंचना ना हो मगर कर्तव्य भंगी हुआ हो। या तीसरी बात है कितने ही सरल भाव से किसी आदमी को, किसी पक्षकार को किसी विषय की भूल कराना, उसको भूल में डाल देना, इस सेक्शन के अंदर आएगा। सेक्शन 19 देख लो, स्वतंत्र सम्मति के बिना किए गए करारों की शून्यकरणता। जितने भी अभी सेक्शन हम लोगों ने पढ़े इनमें स्वतंत्र सहमति नहीं थी, ठीक, 15, 16, 17, 18 में, और इस तरह से कोई अगर करार किया जाता है तो जिसकी सम्मति स्वतंत्र नहीं थी उसके बिहाफ से वो संविदा शून्यकरणीय होगी, ठीक, जिसको कपट कराया गया है वो उस संविदा को शून्य कर सकता है, इसको कहते हैं शून्यकरणीय, वाइडेबल। 20 में आ जाइए, 20 कहती है हालांकि 19 से है असमय कसर से उत्प्रेरित संविदा को अपास करने की शक्ति। 20 में आ जाइए, जबकि दोनों पक्षकार तथ्य की बात संबंधी भूल में हो तब करार शून्य है। दो पक्ष हैं, दोनों पक्ष तथ्य की भूल कर रहे हैं, दोनों तथ्य की भूल का मतलब है वो जान ही नहीं रहे, जैसे मान लीजिए घोड़ा कहीं वो बाहर है, एक कहता है हम घोड़ा 10,000 में बेचेंगे, दूसरा कहता है हम खरीद लेंगे, घर आए घोड़ा हमारा पड़ा है, तो ये कहलाती तथ्य की भूल, उसके बारे में किसी को पता नहीं था और ये संविदा शून्य होती है, तथ्य की भूल, दोनों पक्षकार के तथ्य की भूल। 21 में बताया गया है विधि के बारे की भूलों का प्रभाव, अगर कोई विधि की भूल कर रहा है तो विधि की भूल क्षम्य नहीं है, ऐसा IPC 76 में भी कहा गया, और इस कारण कोई संविदा शून्यकरणीय नहीं हो जाएगी, कह देगी भाई हमें तो पता ही नहीं था। हाँ, अगर कोई विदेशी विधि है तो उसमें विधि की भूल को भी तथ्य की भूल मान लिया जाता है, क्योंकि किसी व्यक्ति से उम्मीद नहीं रखी जाती वो विदेशी विधि के बारे में पूर्ण ज्ञान रखे। ये हो गई सेक्शन 21। 22 में एक पक्षकार की तथ्य की बात के बारे में की गई भूल से कार्य संविदा, अगर कोई एक पक्षकार तथ्य की भूल कर रहा है तो भी वहां पर शून्यकरणीय संविदा नहीं हो जाएगी, उसकी अपनी खुद की गलती है। फिर आप आ जाइए 23, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण है और कौन से नहीं। अब कौन से विधिपूर्ण है और कौन से नहीं ये बताया गया है सेक्शन नंबर 23, ध्यान से देखिएगा भाई आप लोग। तो आप ध्यान रख लीजिए, वो पहला पॉइंट, वो विधि द्वारा निषिद्ध हो या वो ऐसी प्रकृति का हो कि उसे अनुज्ञात किया गया उसको जारी रखा गया तो विधि के उपबंधों को विफल कर देगा, या तीसरा वो कपटपूर्ण हो, या चौथा वो शरीर या संपत्ति की क्षति में उसमें अंतर्लिप्त हो, या पांचवा न्यायालय उसे अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध माने। ऐसे सारे प्रतिफल और उद्देश्य विधि विरुद्ध हैं और ये शून्य है, सारे विधि प्रतिफल जो विधि विरुद्ध हो शून्य होते हैं। जैसे बहुत सारे आपने सुने होंगे कि कोई अपनी लड़की को वैश्या बनाने का संविदा करता है तो ये शून्य है, सीधी बात से लोक नीति के विरुद्ध है। डिटेल्ड हम आगे बढ़ाएंगे आपको। अब आप आ जाइए सेक्शन नंबर 23 के बाद 24 में, यदि प्रतिफल और उद्देश्य भागता विधि विरुद्ध हो तो करार शून्य होंगे। भागता जैसे मान लीजिए कोई एक पार्ट उसका विधि विरुद्ध है, एक सही है। मान लीजिए कोई आदमी कॉन्ट्रैक्ट करता है कि हम आपको 10,000 रुपये देंगे और आप नील की खेती करिए और उसी के साथ साथ आप थोड़ा बहुत अवैध दुर्व्यापार भी करिए, अवैध व्यापार भी करिए, तो अवैध वाला पार्ट जो हो जाएगा
विधि विरुद्ध होगा, और अगर इन दोनों को अलग नहीं किया गया तो पूरा करार शून्य हो जाएगा, अगर अलग ना किया जा सके, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आ जाइए 25 में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है 25। प्रतिफल के बिना करार शून्य है सिवाय जबकि वो लिखित तथा रजिस्ट्रीकृत हो या की गई किसी बात के लिए प्रतिकर हो देने का वचन हो या परिसीमा विधि द्वारा कारित किसी ऋण के संदाय का वचन हो। ये बहुत 3 कंडीशन है। बिना प्रतिफल के सामान्यतः कोई करार शून्य होता है, मगर 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि अगर कोई निकट संबंधी है, नैसर्गिक प्यार में, वो जैसे परिवार में है, और वो लिखित कथन कर देते हैं और रजिस्ट्री करा देते हैं, तो ये वचन भी विधिपूर्ण हो जाएगा। दूसरा, किसी बात को पूर्णता करने या न करने या भविष्य में करने का वचन दे दिया जाए कि आप मेरे बच्चे को ढूंढ लाइए, मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, तो ये भी वचन संविदा है। तीसरी चीज, किसी ऋण का संदाय वादों की परिसीमा विधेयक की वारित न होने की दशा में लेनदार उसको करा लेता। मतलब कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता जो लेनदार करा लेता, देनदार से पैसा वसूल लेता, उसके द्वारा कोई भी लिखित या उसके अभिकर्ता द्वारा कोई भी लिखित या हस्ताक्षरित ये वचन कि पूरा छोड़ देंगे या आधा पैसा ले लेंगे या आधा अमाउंट हम आपको छोड़ देंगे, ये सारे लिखित हस्ताक्षरित वचन जो है वो संविधान है। अब आप आइए 26 पे, विवाह का अपरोधक करार शून्य है जबकि वो सिर्फ एक एक्सेप्शन है, आप प्राप्त माइनर से विवाह ना किया गया हो, बाकी अगर कोई रुकावट डाल रहा है विवाह में तो वो कॉन्ट्रैक्ट शून्य है। 27 में बताया गया व्यापार का अवरोधक, अगर आप किसी के व्यापार में कोई रुकावट डाल रहे हैं, 27 दिख रहा है आप लोगों को, व्यापार का अवरोधक करार शून्य है, ये 27 में बताया गया। 28 में विधि कार्यवाहियों के अवरोध करार शून्य है, मतलब कोई कार्रवाई करना चाह रहा है, आप रोके पड़े उसको, ये भी करार शून्य है। 29 में बताया क्या, करार अनिश्चितता के कारण शून्य है। 29, करार अनिश्चितता के कारण शून्य है। अनिश्चितता का मतलब क्या है कि एक आदमी कह रहा है कि साहब ऐसा है, हम जो है 100 टन तेल बेचेंगे आपके साथ। अब वो ये नहीं बता रहा वो कड़वा तेल है, मिट्टी का तेल है, केरोसिन है, कौन सा है, तो ये अनिश्चितता है, इसलिए ये करार शून्य है। और अगर वो व्यापारी ही उस प्रॉपर तेल का हो तो यहाँ पर उसका करार वैध हो जाएगा, संविदा हो जाएगी। 30 बहुत इंपॉर्टेंट है। पंगम कहते हैं बाजी को, बाजी के बाजी जो लगाते हैं जुआ टाइप के तौर के करार शून्य है। इसमें घुड़सवारी को अपवाद माना गया है क्योंकि घुड़सवारी में जो होता है, जो इनाम दिया जाता है वो जुआ नहीं है बल्कि इनाम के तौर पर दिया जाता है घुड़सवार को। अब आ जाइए 31 में सम आश्रित संविदा की परिभाषा। सम आश्रित जैसा कि नाम से ही लग रहा है किसी पे वो डिपेंड कर रही है, तो कोई भी ऐसी संविदा का परिवर्तन जो अनिश्चित भावी घटनाओं के घटित होने या किसी बात के करने या न करने पर आधारित हो तो वो कहलाता है सम आश्रित संविदा। अब 32 इसका एक्सप्लेनेशन कर देता है। 32 में ये बता दिया गया है कि कब संविदा जो है, सॉरी पहले 31 आएगा ना, हो गया 31। 32 में ये इसका एक्सप्लेनेशन ये आ जाएगा कि जो संविदा किसी घटना पे घटित होने पर आधारित है, जब वो घटना हो जाएगी तो ही संविदा इन्फोर्स होगी, और अगर वो घटना असंभव हो जाए तो वो संविदा शून्य हो जाएगी। 33 में बताया गया है, यहाँ 32-33 नहीं है, तो 33 में बताया गया है जब किसी घटना के घटित ना होने पर हो, जैसे कोई कहे कि भाई ये पोत अगर वापस नहीं आया, डूब गया, तो मैं तुमको 1 लाख रुपया दूंगा, तो वो डूब गया, घटित नहीं हुई, या असंभव हो जाए, लौट के ही नहीं आया, 10 दिन में आना था, 10 साल तक नहीं आया, तो ये संविदा इस मामले में परिवर्तित कराई जा सकती है। फिर आ जाइए आप 36 में। 36 ये है, असंभव घटनाओं पर समाश्रित करार शून्य है। देखिए करार की बात हुई है, कोई ये करार करे कि मैं जो हूँ 2 सरल रेखाओं को, जो 2 पैरेलल रेखाओं को, जो समांतर रेखाएं हैं उनको मिला दूंगा, समांतर रेखाएं पैरेलल कभी मिलती नहीं है, तो ये असंभव घटना है, तो इसलिए ये करार शून्य है। अब आ जाइए 36 के बाद आप 37 में, संविदाओं के पक्षकारों की बाध्यता। क्या कहने का मतलब है, इसमें एक पक्षकार होगा, अगर वो तैयार हो जाए
कि हम ये काम करने के लिए तैयार हैं, तो दूसरा पक्षकार की बाध्यता हो जाती है कि वो इस काम को करने में उसकी मदद करे और जो कंडीशंस हैं उन दोनों को फुलफिल करें। 40 में बताया गया है, सेक्शन 40, वो व्यक्ति जिसे वचन का पालन करना होगा। तो यूजली या तो व्यक्ति जो संविदा कर रहा है या उसके अभिकर्ता को वचन का पालन करना पड़ता है, मगर कुछ संविधाएं ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए फोटो बनाना है, रंग चित्र बनाना है, तो चूंकि वही आदमी अपने आप बनाने से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उसका यहाँ पर अभिकर्ता काम नहीं कर सकता, उससे संविदा का पालन स्वयं करना होगा, ये कहती है सेक्शन 40। 42 में बताया गया सुसंगत संयुक्त दायित्वों का न्यायगमन। अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर दायित्व लेते हैं तो उनको या उनके मरने के बाद उनके विधि प्रतिनिधियों को उसका पालन करना पड़ेगा। फिर 45 में बताया गया संयुक्त अधिकारों का न्यायगमन। अगर कोई अधिकार संयुक्त है, दो या दो से ज़्यादा लोगों का है, तो वो संयुक्त उसको अधिकार को इन्फोर्स कराएंगे। अगर उनमें से कोई मर जाता है तो उसका विधिक प्रतिनिधि और जो बचा हुआ है वो उस संविदा को पूर्ण कराने के लिए जोर डालेगा। फिर आ जाइए आप 56 पे। 56 में क्या बताया गया है? असंभव, देखिए 36 में क्या था? असंभव घटनाएं, और 56 में क्या? असंभव कार्य करने का करार। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सत्यव्रत घोष बनाम मुंगरी राम का वाद है, बहुत इंपॉर्टेंट वाद है। इसमें क्या बताया गया है? असंभव कार्य करने का करार। जैसे कोई ये कह दे कि मैं जो हूँ जादू से पता लगा लूँगा कि आपका पैसा कहाँ किसने चुराया, तो ये असंभव कार्य है, इसलिए संविदा शून्य है। 58 अनुकल्पी वचन जिसकी एक शाखा अवैध हो। अनुकल्पी कहते हैं ऑल्टरनेट को। ऑल्टरनेट का मतलब है कोई कह रहा है या तो आप चावल को 10,000 रुपये दूंगा, या तो आप चावल का व्यापार करना या फिर आप अफीम का करना, तो अफीम वाला पार्ट संविदा शून्य है, चावल वाला परिवर्तित की जाएगी। ये आ गया सेक्शन 58 पर। अब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन 62 संविदा के नवीन, विखंडन और परिवर्तन का प्रभाव। क्या मतलब है इसका? कोई संविदा नवीनन का मतलब पुरानी संविदा खत्म की गई, प्रतिस्थापित कर दी गई, दूसरी संविदा बना ली गई, या संविदा तोड़ दी गई, या संविदा में कोई परिवर्तन कर दिया गया। तो अब आपको पहले वाली संविदा का परिवर्तन नहीं करना है, आप बॉन्डेड नहीं है कि आप पहले वाली संविदा को माने, आप जो कंडीशंस उसके बाद तय हुई हैं उस पर आप काम करेंगे। एक और पूछ लेते हैं, वचन ग्रहीता वचन के पालन से अभिमुक्त या उसका परिहार दे या कर सकेगा। वचन ग्रहीता अगर चाहे तो वचनदाता को छोड़ सकता है कि जाओ हमने तुम्हारा 1,000 रुपया छोड़ दिया, इसको कहते हैं अभिमुक्ति। या परिहार का मतलब 1,000 रुपये थे, कहते चलो हटाओ तुम 200 दो, बात खत्म करो जाओ, तो ये कहलाता है परिहार कर सकता है। ये कहला गया है 63 में। दो सेक्शन और यहाँ पर याद रख लीजिएगा। एक है 64, ये है शून्य करणीय संविदा के विखंडन के परिणाम। अगर कोई शून्य करणीय संविदा विखंडित कर दी गई है तो जो आदमी फ़ायदा उठा लेता है वो दूसरे पक्षकार को उसका कीमत, उसका जो फ़ायदा उठाया वो वापस करेगा, ये बताया है। तो पूछा जाता है शून्य करणीय वचन के बारे में 64 में बताया गया। और शून्य संविदा का, अगर शून्य संविदा के अकॉर्डिंग कोई फ़ायदा उठा लेता है तो भी उसको देना पड़ेगा। तो शून्य करणीय संविदा है 64 में, और शून्य संविदा का दायित्व है 65 में। ये ध्यान रखिएगा, 64-65 पूछते हैं। फिर आ जाइए 68 संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति को या उसके लेखे प्रदाय की आवश्यकता वस्तुओं के लिए दावा। कोई मान लीजिए कोई माइनर व्यक्ति है या दिमागी तौर पर विक्षिप्त व्यक्ति है, उसकी देखरेख कोई कर रहा है, तो चूंकि ऐसा व्यक्ति संविदा करने के लिए मतलब संविदा करने लायक नहीं है, मगर जो उसके दायित्वों को निर्वहन कर रहा है, उसकी परवरिश कर रहा है, उसकी पढ़ाई लिखाई में खर्च कर रहा है, तो उसकी संपत्ति से वो पैसा वसूल कर सकता है, ऐसा कहा गया है 68 सेक्शन में। 68 के बाद आ जाइए आप 69। 69 कहाँ है सेक्शन, आप देखिए ज़रा। 69 में बताया गया है सेक्शन, इसमें मेंशन नहीं है कि कोई दूसरे की संविदा का, मान लीजिए हमने किसी से कोई पट्टे पर ज़मीन ली और मालिक खुद पर कर्जा था, तो हमने उस मालिक के हिसाब तरफ से पैसा दे दिया, तो हम ज़मीन के मालिक से पैसा प्राप्त करेंगे, ऐसा कहा गया है 69 में। 70 सेक्शन 70 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुग्रहिक कार्य का फायदा उठाने वाले व्यक्ति की बाध्यता
व्यक्ति की बाध्यता। अनुग्राहिक कार्य, मान लीजिए हम मिठाई का डिब्बा लेके गए किसी के घर, हमारा इंटेंशन उसको देने का नहीं था, मगर हम डिब्बा भूल गए, उसने अपने बच्चों को खिला दिया, तो हम लौट के जाएं कि भैया हमारा डिब्बा दो, तो हम क्योंकि अनुग्राहिक कार्य करने नहीं गए थे, हम कोई वहाँ बांटने नहीं गए थे, तो उसे हमारा डिब्बा वापस करना पड़ेगा, ये कहता है सेक्शन 71 में माल पड़ा पाने वाले का उत्तरदायित्व। अगर किसी को कोई पड़ी हुई चीज़ मिल जाती है तो वो उपनिहिती होता है, मतलब उसको कह सकते हैं आप संजो के रखें और वो उस व्यक्ति को माल वापस करते हैं, इसको कहते हैं उपनिहिती। उपनिहिती को कहते हैं बेली। एक तरह से वो उसके पास अमानत है, ये नहीं कि पड़ा मिल गया तो उनका हो गया ना, उसे वापस करना पड़ेगा, ये कहलाता है सेक्शन 71। 72 में कहते हैं कि अगर मान लीजिए ये लिखा आपने भूल या पीड़न से कोई फ़ायदा उठा ले, कोई ऐसी भूल हो जाए या जानबूझ के बेवकूफ़ बना के फ़ायदा उठा ले, तब भी उसको वो पैसा उसको वापस करना पड़ेगा। फिर 73 में आ जाइए, संविदा भंग से कारित हानि या नुकसान के लिए प्रतिकार। अगर कोई संविदा किसी पक्षकार द्वारा शून्य कर दी गई है, विखंडित कर दी गई है, तो वो पक्षकार जो नुकसान उठाता है दूसरे पक्षकार से उसकी भरपाई लेगा। अगर वो प्राकृतिक घटनाओं के प्राकृतिक घटनाओं के प्रायिक अनुक्रम, मतलब नेचुरल रूप से हुई है, तो उसको वो भरपाई देना पड़ेगी। हाँ, इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है, दूरस्थ हानि का वो हकदार नहीं है। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें हम 100 बोरे आपको रुई देंगे, आप बिजनेस करते हैं, हम नहीं दे पाए तो हमें प्रतिकर देना पड़ेगा। ये नहीं आपकी कंपनी बंद हो गई तो हम आपकी कंपनी का भी जिम्मेदारी ले लें, आप हम पे केस कर दें, तो ऐसा नहीं है। दूरस्थ नहीं, मतलब आप किसी और से ले लेते हैं, हम अपने प्रतिकर के लिए दायी हैं, हम अपनी जो हमारी वजह से क्षतिपूर्ति हुई है वो हम देंगे आपको। 74 में शास्ति का अनुबंध है, जहाँ की शास्ति कहते हैं पेनाल्टी को, वहाँ संविदा भंग के लिए प्रतिकर। अगर कोई मान लीजिए वो रखी गई है कि अगर ऐसा काम नहीं किया तो 1000 रुपये पड़ेंगे, तो कोर्ट उसको 1000 रुपये से अनधिक, मतलब अधिकतम 1000 रुपये की रिकवरी कराएगा, ये कहते हैं शास्ति। फिर 75 में है संविदा को अधिकार पूर्वक विखंडित करने वाला पक्षकार प्रतिकर का हकदार है। अगर कोई ऐसी संविदा है जो अधिकार पूर्वक किसी ने विखंडित कर दी, जैसे कोई औरत मान लीजिए उसके नाट्यगृह में नाचने का काम करती थी और वो जानबूझ के नहीं आ रही है, और वो अब जो मालिक है उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, तो अब वो उस औरत से उस रात को जिस दिन उसने नाचा नहीं उसका प्रतिकर लेगा, मतलब संविदा भी तोड़ेगा और प्रतिकर भी लेगा। यही 75 सेक्शन तक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्शन 76 से लेके 1, 2, 3 तक माल और विक्रय में चला गया है, मगर इसके बाद भी कुछ सेक्शन इम्पॉर्टेंट है जो हम अभी आपको बताएंगे। जैसे अब आ जाइए सेक्शन 124 पर, क्षतिपूर्ति की संविदा की परिभाषा। ये क्या होता है? क्षतिपूर्ति की संविदा की परिभाषा का मतलब है कोई पक्षकार वचनदाता के आचरण से या किसी और की वजह से हानि होती है तो उसकी भी क्षतिपूर्ति का अपने ऊपर दायित्व लेता है, ये कहलाती है क्षतिपूर्ति की संविदा। पूछा जाता है क्षतिपूर्ति की संविदा किस सेक्शन में, तो आपको बताना 124 में। 125 में बताया गया है कि क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार जबकि उस पर वाद लाया जाए। यूजली क्षतिपूर्तिधारी वो व्यक्ति होता है जिस पे पेनाल्टी पड़ रही है, मगर उसके भी कुछ अधिकार हैं। जैसे मान लीजिए उसका भी कुछ खर्चा हुआ, कुछ नुकसान हुआ या कुछ धनराशियाँ बर्बाद हुई, तो वो दूसरे पक्षकार से वसूल करने का अधिकारी होता है। 126 में कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिभूत की संविदा, प्रतिभू, मूल्य ऋणी और लेनदार। प्रत्याभूत की संविदा एग्जैक्टली क्या होती है? प्रत्याभूत की संविदा किसी पर व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम की दशा में उसके वचन का पालन या उसके दायित्व का निर्वहन करने की संविदा है। हम कहें मान लीजिए अगर इन्होंने ये काम नहीं किया तो मैं करके दूंगा, तो ये संविदा कहलाएगी प्रतिभूति संविदा। वो व्यक्ति जो प्रतिभूति देता है, हमने गारंटी ली, प्रतिभूति दी, तो हम प्रतिभू हुए। वह व्यक्ति जिसको व्यतिक्रम के बारे में प्रतिभूति दी जाती है, जिसने पैसा लिया है वो है मूल्य ऋणी, और जिसका पैसा लिया गया है वो कहलाता है लेनदार। तो ये प्रतिभूति मौखिक हो सकती है, लेकिन हो सकती है। इसमें पूछा जाता है कितनी संविधाएं होती हैं, तो इसमें 3 संविधाएं होती हैं, 3 लोगों के बीच में। फिर कहा जाता है 128 सेक्शन, आ जाइए आप, प्रतिभू का दायित्व। पृथ्वी का दायित्व जो होता है मूल ऋणी के समान होता है। जैसे कि मूल ऋणी जिस हद तक दायी है, वैसे ही प्रतिभू भी है। अगर मूल ऋणी पैसा नहीं देता है तो अगर हमने गारंटी ली है, प्रतिभू ली है, तो हम पैसा देंगे, ये कहलाता है सेक्शन 128। और CPC में भी बताया था हमने आपको,
125 वो 145 सेक्शन था। चलत प्रतिभूति क्या होती है, कोई समव्यवहार में रोजगार चल रहा है, उसकी जो प्रतिभूति होती है वो चलत प्रतिभूति होती है। पूछा गया है चलत प्रतिभूति किस सेक्शन में, तो 129 में। फिर आप डायरेक्ट आ जाइए 148 में। उपनिधान, उपनिधान, उपनिधाता और उपनीति निधि की परिभाषा। उपनिधान क्या है, आप कोई माल किसी व्यक्ति को इस प्रयोजन से दें कि भाई आपका काम पूरा हो जाए तो मैं वापस कर जाना, तो ये जो परिधान किया आपने तो ये कहलाता उपनिधान। जो देता है वो उपनिधाता होता है, जो लेता है सामान वो उपनिहिति होता है। ठीक, ये तीन चीज हमने सीढ़ी दी आपको कि भाई ये काम हो जाए तो दे जाना, तो ये उपनिधान हो गया। हम उपनिधाता हुए, आपने ली सीढ़ी तो आप उपनीति हो गए, ये ध्यान रखिएगा। फिर 150 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उपनीति माल की त्रुटियों को प्रकट करने का उपनिधाता का कर्तव्य। उपनीति जैसे हमने मान लीजिए सीढ़ी ली है, तो जिससे ली है तो वो सीढ़ी वाला बताए कि भैया इसके डंडे कमजोर हैं, सही से चढ़ना, भारी आदमी ना चढ़े नहीं चोट लग जाएगी, तो ये कर्तव्य है। उपनिहित माल जो हम ले रहे हैं उसकी त्रुटियों को प्रकट करे उपनिधाता, सीढ़ी वाला। हम बताएंगे आपको कि अगर नहीं बताते तो ये हमारी गलती है। फिर 151 कहता है उपनीति निहिति द्वारा बरती जाने वाली सावधानी। उपनीति जैसे मान लीजिए बैंक में आपने पैसा रखा है, तो बैंक को चाहिए जैसे वो अपना पैसा रखती उतनी सिक्योरिटी रखे, लापरवाही ना बरते। और अगर सेक्शन 151 के अकॉर्डिंग उसने सावधानी बरती है तो उपनिहित चीज़ की हानि आदि के लिए उपनीति कबदाई नहीं है। तो वो अगर उसने सावधानी पूरी रखी है और फिर भी आपको नुकसान हो जाए, बैंक में लूट हो जाए, डकैती हो जाए, आग लग जाए, तो अब बैंक उपनिहिति जिम्मेदार नहीं है। 172 में गिरवी, पड़मकार, पड़मदार की परिभाषा दी गई है। इसका मतलब समझ ले, गिरवी का क्या मतलब है। गिरवी एग्जैक्टली मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है। किसी ऋण के संदाय के लिए, किसी वचन के पालन के लिए प्रतिभूत के तौर पर माल का उपनिधान। जैसे हम सोने की कोई चीज़ रख के आते हैं सुनार के पास, तो ये जो संविदा है ये कहलाती है गिरवी। गिरवी में जो हम माल रख रहे हैं तो हम हुए उपनिधाता, और सुनार जो है वो उपनीति है। उपनिधाता को कहते हैं पड़मकार और उपनीति सुनार को कहते हैं पड़मदार। ये बात जरूर याद रखिए, पड़मदार पड़मकार। फिर आप आ जाइए सेक्शन नंबर 182 पे। अभिकर्ता और मालिक की परिभाषा दी गई है। अभिकर्ता वो व्यक्ति होता है जो किसी व्यक्ति की तरफ से काम करता है, उसे रिप्रेजेंट करता है, वो अभिकर्ता होता है। और जो जिसकी तरफ से काम करता है वो मालिक होता है। फिर आपको अभिकर्ता मालिक की परिभाषा के बाद कौन सा सेक्शन था, 182। अब आ जाइए 211 में। 211 में आपको बताया गया है कि मालिक के कारोबार के संचालन में अभिकर्ता का कर्तव्य। अभिकर्ता को चाहिए कि मालिक का कारोबार उतनी ईमानदारी से संचालित करे जितना कि वो खुद उसका होता तो वो करता। ये कहलाता है मालिक के कारोबार के संचालन में अभिकर्ता का कर्तव्य। 221 मालिक की संपत्ति पे अभिकर्ता का धारणा अधिकार। धारणा अधिकार जैसे मान लीजिए कोई अभिकर्ता नियुक्त किया गया है कमीशन वगैरह पे, तो वो तब तक प्रॉपर्टी पे कब्जा बनाए रखेगा जब तक कि उसको कमीशन ना दिया जाए। ये कहलाता है सेक्शन 221। लास्ट सेक्शन इस एक्ट का है 238, जिसमें कहा गया है अभिकर्ता द्वारा दुरुपदेशन या कपट का करार पर प्रभाव। अगर कोई अभिकर्ता मालिक की तरफ से बात को कपट कर रहा है, मालिक ने उसको इजाज़त दी है तो मालिक दायी है, और अगर अभिकर्ता अपनी तरफ से कोई बात मिला लेता है तो इस दुरुपदेशन के लिए या कपट के लिए मालिक दायी नहीं है। ये पूरा फ्रॉम 1 सेक्शन टू 238 सेक्शन हमने कंप्लीट कराया आपका इन ओनली 4 मिनट्स। इसलिए प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।